हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स विद के एस सर पर। तो भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो। फर्स्ट पार्ट पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और काफ़ी सारे व्यू और काफ़ी सारे लाइक, कमेंट में कहीं ना कहीं तुमने कंजूसी कर ही दी है। ठीक है, कमेंट थोड़े कम आए थे। मैं भी साथ सेकंड वाले पार्ट में आ जाएं। ठीक है, तो आज सेकंड वाला पार्ट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर चैप्टर के केवल 2 ही पार्ट आएंगे ताकि बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और सारे चैप्टर्स उनको इजीली मिल जाएं। हर चैप्टर के ओनली 2 ही पार्ट आने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट नंबर सेकंड ये है। तो अगर आप भी हो 12th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम से इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप आरबीएससी से हो चाहे आप सीबीएसई से हो, इसके अलावा आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, मतलब कुल मिला के आप किसी भी स्टेट से हो, सब जगह एनसीईआरटी चलती है, तो आप सभी इस क्लास को देख सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था बच्चों, कहाँ तक देख लिया था भाई? तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। जैसे कि आप भी टाइम लेते हो थोड़ा याद करने में, तो मैं भी, ये भी टाइम लेगा थोड़ा। आ जाना कि तू बैठ जा। चलिए, तो ये हो गया था अपना, देन ये भी हो गया था। जिन्होंने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा वो सभी बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट एक बार जरूर देख लें। ये सारी चीज़ें हो गई थी, थोड़ा सा ये लोड लेगा ही लेगा। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था बच्चों। थैंक यू बोल के हमने क्लास समाप्त की थी पार्ट नंबर फर्स्ट की, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा चैनल, लाइक आप वीडियो को कर ही दीजिए और शेयर तो आप करते ही हो। कमेंट में कहीं ना कहीं आप कंजूसी कर देते हो, तो शायद आप भूल जाते होंगे। मैं भी। अगला टॉपिक आता है बच्चों अपना कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ पार्टीशन, कि भाई जो पार्टीशन हुआ था उसके रिजल्ट क्या निकले, उसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या निकले। तो सुनिए ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले अगर अपन बात करें, द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जैसा कि आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेजिक, मोस्ट अब्रूप्ट, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र जो हुआ था लोगों का, वो कब हुआ था बच्चों? अपन कह सकते हैं 1947 ईयर में हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1947 में हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था। याद रखना है, देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अपन कह सकते हैं बच्चों कि बॉर्डर के दोनों साइड लोगों को मारा गया, लोगों को अपन कह सकते हैं कि भाई किडनैप किया गया, उनको घर से बाहर निकाला गया, बहुत सारी चीजें हुई उनके साथ भाई पार्टीशन के टाइम पर, बॉर्डर के दोनों साइड, उधर भी मतलब पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर भी और हिंदुस्तान वाले बॉर्डर पर भी। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किलिंग, ध्यान देना है, एंड मैन पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। अपन कह सकते हैं बच्चों धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे भाई, क्योंकि धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान बनाया गया था। तो अपन कह सकते हैं पाकिस्तान वाले हिंदुओं को मार रहे थे और इधर कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए वो सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो, रिलीजन के नाम पर पाकिस्तान बना, तो रिलीजन के नाम पर ही एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को मार रहे थे। ये सारी चीजें कब हो रही थी बच्चों? ये सारी चीजें हो रही थी 1947 के टाइम पर। ठीक है, अब कुछ सिटीज के एग्जांपल देता हूँ। सिटीज लाइक लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया एंड कोलकाता हो गया। जो मैंने यहाँ पे डार्क कलर में, अलग अलग कलर में किए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखें, इनसे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिवीजन, ताकि आप एग्जाम टाइम पर केवल इनको देख सकें। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। पेड वर्जन आप क्लासें कहीं भी लोगे, उनसे बहुत अच्छी क्लासें होने वाली हैं, बहुत शानदार नोट्स होने वाली हैं, सारी चीजें आपके लिए फ्री में होने वाली हैं अवेलेबल हमारी तरफ से। चलिए, तो कुछ सिटीज के एग्जाम्पल देता हूँ। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकम आर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। बोला गया है बच्चों कि लाहौर हुआ, अमृतसर हुआ और कोलकाता हुआ, ये कम्युनल जोन में डिवाइड हो गए थे बच्चों। किसमें बन गए थे? कम्युनल जोन, सामुदायिक केंद्र बन गए थे। इतना याद रखना है। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदू और सिख लिव्ड। बोला गया है कि मुस्लिम लोगों ने वहां जाना मना कर दिया, या वो अपन कह सकते हैं कि मुस्लिम लोग वहां जाने से कतरा रहे थे जहां पर हिंदू और सिख परिवार, या जहां पर हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग रहते थे। और इसी के समान हिंदू और सिख वहां पर जाने से अपन कह सकते हैं मना कर रहे थे, या वहां पर जाने से थोड़ा सा कतरा रहे थे जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जब कम्युनल जोन बना, सामुदायिक केंद्र बट गया, पूरा की पूरा देश एक सामुदायिक केंद्र में जब बट गया, देश कौन सा? सिटी की बात कर रहा हूँ, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं बच्चों पंजाब और कोलकाता में ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो पंजाब और कोलकाता की अगर अपन बात करें सिटीज में, अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, इसके अलावा अपन कह सकते हैं लाहौर हो गया। इन सब जगह पर अपन देखें तो बच्चों जो कम्युनल जोन में ये सिटीज बट गई थी, यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो ऐसे एरियाओं में नहीं जा रहे थे जहाँ पे हिंदू और सिख रहते थे, और जो हिंदू और सिख थे वो ऐसे एरियाओं में नहीं जा रहे थे जहाँ पर मुस्लिम रहते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों पार्टीशन के टाइम पर। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा इस पूरे पेज में? अपन ने इस पूरे पेज में देखा बेटा
कि 1947 में अपन कह सकते हैं मोस्ट अब्रूप्ट अनप्लांटेड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर हुआ था ह्यूमन हिस्ट्री का 1947 में, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा कि भाई धर्म के नाम पर जो देश बनाया गया था, तो धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को रूथलेसली मार रहे थे, ठीक है। कुछ शहरों के एग्जांपल जैसे लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, कोलकाता, ये कम्युनल जोन बन गए थे बच्चों। यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो अवॉइड कर रहे थे ऐसे एरियाओं में जाने पर जहाँ पे हिंदू और सिख रहते थे, और हिंदू और सिख अवॉइड कर रहे थे ऐसे एरियाओं में जाने पर जहाँ पर मुस्लिम रहते थे बच्चों। ये अपन ने पूरे पेज में देखा। अगली बात करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बहुत टाइम लगा के हाईलाइट किया है, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों। चलिए अगली बात अगर अपन करें तो याद रखना, पीपल वेंट थ्रू द इमेंस सफरिंग, और अपन कह सकते हैं बच्चों लोगों को भारी दुख से गुजरना पड़ा था इस टाइम पर। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम्स एंड ऑफन सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर रिफ्यूजी कैंप, और अपन कह सकते हैं बच्चों जो माइनॉरिटीज थे बॉर्डर के दोनों साइड, उनको अपने घर छोड़ने पड़े और उनको रिफ्यूजी कैंपों में अपना जीवन बिताना पड़ा था बच्चों। रिफ्यूजी कैंप क्या होते हैं? एक टेम्परेरी शेल्टर होते हैं। टेम्परेरी शेल्टर का मतलब क्या है कि भाई कोई परमानेंट शेल्टर नहीं है। जब बॉर्डर के दोनों साइड समस्याएं चल रही थी तो रिफ्यूजी कैंपों में इनको वहां पे ठहराया जा रहा था, ठीक है। ये सरकार के द्वारा बनाए गए थे, याद रखना है। तो याद रखना है बच्चों, अपन कह सकते हैं कि भाई लोगों को बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा। दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज थे बच्चों, उनको अपने घर छोड़ने पड़े और उनको रिफ्यूजी कैंपों में अपना जीवन बिताना पड़ा था। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, इन्होंने पाया कि भाई साहब ये काफी अनहेल्पफुल फील कर रहे थे, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। ना तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी हेल्प कर रहा था, ना ही पुलिस इनकी सुन रही थी। इन वॉट वॉज टिल रिसेंटली देयर ऑन कंट्री, भाई इनके ही देश में इनकी कोई नहीं सुन रहा है। पार्टीशन के टाइम पर देश इनका, पर इनकी ना तो पुलिस सुन रही है ना ही प्रशासन सुन रहा है भाई साहब। दे ट्रेवल्ड टू द अदर साइड्स ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स ऑफन बाय फुट, और बोला गया है बच्चों, अपन कह सकते हैं कि भाई इनको बहुत लंबी लंबी दूरी तक बॉर्डर के दूसरे पार चलना पड़ा था बच्चों अपने अपने पैरों से, मतलब पैदल ही, पैरों से ही चलते हैं चलने में तो, लेकिन पैदल ही इनको बॉर्डर की दूसरी साइड बड़ी दूरी दूरी तक, मतलब लंबी दूरी तक इनको चलना पड़ा था। अब क्या करें बेचारे, घर नहीं रहे, घर छीन लिए गए या भगा दिया गया, तो अब बॉर्डर की दूसरी साइड जाना ही पड़ेगा। अब बॉर्डर की दूसरी साइड पे इनके लिए कोई घर नहीं है, तो वहां पे भी जीवन कैसे बीतेगा बेटा? रिफ्यूजी कैंपों में बीतेगा। और अपन कह सकते हैं कई मील दूर तक इनको चलना पड़ा था पैदल। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड एंड रेप्ड, और इस पूरी जर्नी में अगर अपन बात करें बच्चों, जब इनको पैदल बहुत लंबी मीलों तक चलना पड़ रहा था, काफी किलोमीटर्स तक इनको पैदल चलना पड़ रहा था, तो इस पूरी जर्नी में अपन देखें तो बच्चों इन पर अटैक किया गया, इनको मारा गया, और अपन कह सकते हैं जो महिलाएं थी उनके साथ रेप भी किया गया। ये सारी चीजें हो रही हैं, देखो आप, मतलब कितना दुख है भाई साहब 1947 में। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन बर अबडक्टेड, और बोला गया हजारों की संख्या में महिलाओं को किडनैप कर लिया गया। अबडक्टेड मतलब होता है किडनैप कर लेना, किडनैप कर लिया गया। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अबडक्टर, और बोला गया है कि भाई इनको बोला जा रहा था कि भाई तुम क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, चेंज हो जाओ। और ये कौन बोल रहा था बच्चों? अबडक्टर बोल रहा था। अबडक्टर कौन है? जिसने इनको किडनैप किया था। एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज, और इन महिलाओं को जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स्ड किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था। इन मैनी केसेस वीमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू द प्रिजर्व द फैमिली ऑर्डर, और बहुत सारे केस तो ऐसे थे बच्चों जहां पर अपने ही परिवार के सदस्यों ने अपनी परिवार की महिलाओं को जहर देना या उनको मारना ही उचित समझा, परिवार के सम्मान को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए। क्या करें? हाँ, इज्जत भाई सबसे बड़ी चीज होती है, इज्जत। अब क्या करें उस टाइम पर लोग अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, बहुत सारे परिवार तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर की महिलाओं को ही जहर दे दिया। जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी में जो उनके पिताजी होते हैं वो दोनों बच्चियों को क्या दे देते हैं? जहर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर बच्चियों को पकड़ लिया गया तो उनके साथ रेप किया जाएगा, जिससे उनकी इज्जत तो खराब होगी, जीवन तो खराब होगा ही सही, बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। तो उस वजह से अपनी फैमिली के ऑनर, रेस्पेक्ट को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए अपने परिवार के लोगों ने ही क्या किया? अपनी बच्चियों को, अपनी घर की महिलाओं को मारना उचित समझा उस टाइम पर। ये सारे केसेस देखे जा रहे हैं। ये सब कब हो रहा है बच्चों? ये सब हो रहा है 1947 में। ये हैं पार्टीशन के दुख भरे कॉन्सिक्वेंसेस। आगे देखो बच्चों, अगली बात करें तो याद रखना है दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर, और बच्चों बोला गया है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने में पास आउट हो गए, कुल मिलाकर के जिन्होंने बॉर्डर पास कर लिया, ठीक है, बॉर्डर के उस साइड चले गए, फाउंड दैट दे हैड नो होम, उन्होंने भी ये पाया कि बॉर्डर के उस साइड उनके लिए कोई घर नहीं है भाई साहब कि वहां जाकर के रह लेंगे ये, ठीक है। फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज दे कंट्री फ्रीडम्स मीन लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स एंड समटाइम फॉर ईयर्स, और भाई साहब
इनको अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, काफी लंबे टाइम तक, कभी कभी महीनों तक और कभी कभी सालों तक अपना जीवन रिफ्यूजी कैंप में बिताना पड़ा था बच्चों। क्यों? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया है, तो उसका घर तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो हिंदुस्तान में तो उसके लिए कोई घर है ही नहीं, तो हिंदुस्तान में उसको महीनों तक और कभी कभी सालों तक बच्चों रिफ्यूजी कैंप में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था बच्चों। ठीक है। राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बच्चों इस पूरे अब्रूप्ट ट्रेजिक ट्रांसफर के लिए, जो ट्रेजिक ट्रांसफर पर राइटर्स, इसके अलावा फिल्म मेकर्स, इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो पोइट्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ कहा। क्या कहा? अगर एक लाइन में आपसे कभी कोई पूछे तो बोल देना एज अ डिवीजन ऑफ हर्ट। इन्होंने कहा कि ये देशों का बंटवारा नहीं है, जो पार्टीशन हुआ है 1947 में, ये देशों का बंटवारा नहीं है। राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स, इन्होंने ये कहा ये दिलों का बंटवारा है। डिवीजन ऑफ हर्ट, ये क्या है? डिवीजन ऑफ हर्ट, ये दिलों का बंटवारा है। ऐसा किसने कहा बच्चों? राइटर्स, फिल्म मेकर्स एंड इंडिया, राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के। तो इन्होंने कहा कि भाई ये दिलों का बंटवारा है। ठीक है। हैव एक्सप्रेस्ड the ruthlessness of the killing and the suffering of the displacement and the violence in their novels, short stories and poem and films। इन्होंने अपन कह सकते हैं बच्चों इस रूथलेसनेस, किलिंग्स को और सफरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट को अपने नॉवेल्स में लिखा, अपने शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा बताया, पोएम के द्वारा बताया एंड फिल्म बना करके बताया। ठीक है। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन दे हैव ऑफन यूज्ड द फ्रेज द दैट द सर्वेयर्स themselves used to describe partition। भाई साहब इन्होंने अपन कह सकते हैं जो एक बहुत दुख भरा पार्टीशन था, ठीक है, इसको इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा बच्चों? अपने शब्दों में इन्होंने कहा ये क्या है? दिलों का बंटवारा है। ये जो ट्रॉमा है, ये जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा क्या है? दिलों का बंटवारा है। ऐसा किसने कहा बच्चों? राइटर्स, पोइट्स और फिल्म मेकर्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो नोट्स लिखे हैं वो थोड़ी ज्यादा लिखे हैं। अगर वन लाइन में आपसे कोई पूछे तो आप ये लाइन लिख सकते हो बच्चों। तो ये सारे कॉन्सिक्यूसिव थे बच्चों किसके? पार्टीशन के। तो देख लो एक बार पार्टीशन के कॉन्सिक्यूसिव, एक दो पॉइंट और हैं, ये भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो ध्यान से। Even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951। देखो बच्चों अपन कह सकते हैं, वैसे तो अपन कह सकते हैं कुछ मुस्लिम ऐसे थे, या अधिकतर मुस्लिम ऐसे थे जो नए बने पाकिस्तान में चले गए थे बच्चों इंडिया से, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं 1951 में भी कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना ठीक नहीं समझा। तो 1951 में हमारे यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी? 12% थी। कितनी थी? 12% थी टोटल पॉपुलेशन की, याद रखना है। तो 1951 में टोटल पॉपुलेशन की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 12% मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया में, याद रखना है 1951 में। और बाकी के कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान तो चले गए थे बाकी के। ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों? कॉन्सिक्यूसिव हैं। अब एक बार देख लो सारे हाईलाइटेड पॉइंट देख लो एक बार सारे हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ से देख लो। जैसा मैंने बताया मोस्ट अब्रूप्ट अनप्लांटेड ट्रेजिक ट्रांसफर हुआ था, रूथलेसली किलिंग हुई थी। ठीक है। रिलीजन के नाम पर देश बना था। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता ये कम्युनल जोन में बट गए थे। हिंदू लोग कहाँ नहीं जा रहे थे? हिंदू और सिख कहाँ नहीं जा रहे थे? जहाँ मुस्लिम रहते थे वो मुस्लिम कहाँ नहीं जा रहे थे? जहाँ हिंदू और सिख रहते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया इमेंस सफरिंग करना पड़ा लोगों को, बहुत ज्यादा भारी दुख से गुजरना पड़ा। जो माइनॉरिटीज थे दोनों साइड को, उनको रिफ्यूजी कैंपों में अपना जीवन बताना पड़ा। वो अपने आप को अनहेल्पफुल फील कर रहे थे क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। उनको मतलब कई किलोमीटर तक या कई मील तक अपने पैरों पर पैदल ही चलना पड़ा था बॉर्डर के उस साइड। और इस पूरी जर्नी में उनको मारा जा रहा था। ठीक है। उन पर अटैक किया जा रहा था, उनका रेप भी किया जा रहा था। इसके अलावा महिलाओं को किडनैप किया जा रहा था, अबडक्ट किया जा रहा था और उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लें। अबडक्टर मतलब जो अपन कह सकते हैं जो अबडक्टर था, जो किडनैपर था, किडनैपर ये कहता था उनसे कि भाई साहब अगर तुम हिंदू हो तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम हो तो हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। इस प्रकार की कुछ घटनाएं उस टाइम पर देखी गई थी। ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो जो अबडक्टर है वो भाई साहब जो हिंदू महिलाएं होती हैं उनके लिए बोला जा रहा था कि भाई तुम मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। किसके द्वारा? अबडक्टर के द्वारा, मतलब किडनैपर के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जबरदस्ती उनसे शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा था उनको। और कई केस तो ऐसे देखे गए जहां पर खुद की फैमिली ने ही अपने परिवार का सम्मान और उनकी इज्जत बचाने के लिए अपने परिवार के औरतों को खुद की फैमिली के द्वारा ही मारना पड़ा। क्या करते बेचारे। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई कि जो बॉर्डर पास आउट हो भी गए थे, कुल मिलाकर के बॉर्डर के उस साइड चले भी गए थे, उनको भी कोई घर नहीं था उनका उस साइड, उनको भी अपना जीवन रिफ्यूजी कैंपों में ही गुजारना पड़ा, कभी कभी महीनों के लिए और कभी कभी सालों तक। ठीक है। इसके अलावा राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स ने पोइट्स के द्वारा, इसके अलावा अपन कह सकते हैं बुक्स में छाप करके, फिल्म बना करके अपने अपने शब्दों में इसके लिए कुछ ना कुछ कहा। एक लाइन में कहना चाहो बच्चों तो क्या कहोगे? डिवीजन ऑफ हर्ट की ये
मात्र एक पार्टीशन नहीं है, ये क्या है, दिलों का बंटवारा है। इसके अलावा अपन कहें कि अधिकतर मुस्लिम तो कहाँ चले गए थे, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन फिर भी 1951 में अगर अपन देखें तो 12% मुस्लिम इंडिया में ही थे। थैंक यू, एक टॉपिक खत्म बच्चों। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ठीक ठाक स्पीड से पढ़ाऊंगा ताकि समझ में भी आ जाए सारी चीजें। अब अगला टॉपिक आता है, दो टॉपिक और हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। आज पूरे हो जाएंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान से देखते रहें। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में होगा क्या, देखो अगर अपन बात करें बच्चों बिफोर इंडिपेंडेंट, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंट अपन कह सकते हैं इंडिया बहुत सारी प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस में बटा हुआ था। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतें और प्रोविंस मतलब प्रांत। ठीक है, प्रोविंस पर डायरेक्ट कंट्रोल था किसका बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और प्रिंसली स्टेट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के इंटरनल मामले कौन देखता था, वहां का प्रिंस, वहां का राजा ही देखता था। जो भी जैसे मान के चलो बीकानेर रियासत है तो बीकानेर रियासत को अपन कह सकते हैं जो आंतरिक मामले होंगे वो वहां का राजा देखेगा, लेकिन ट्रेड वगैरह वो सारी चीजें कौन देखेगी, अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस में अपन कह सकते हैं भारत बटा हुआ था उस टाइम पर। British India was divided into what were called the British Indian province and the princely state। अपन कह सकते हैं बच्चों देश उस टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया था वो इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। इतना याद रखना है बच्चों। द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रोविंस है बच्चों, जो प्रोविंस है इस पर डायरेक्टली कंट्रोल था बच्चों किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। डायरेक्टली कंट्रोल किसका था बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। इतना याद रखना है, किस पर, प्रोविंस पर। जबकि प्रिंसली स्टेट में जो इंटरनल मामले हैं वो तो वहां का राजा ही देखेगा, वो तो वहां का राजा ही देखेगा। लेकिन हाँ, ट्रेड हो गए, एक्सटर्नल अफेयर हो गए, ट्रेड और एक्सटर्नल अफेयर को देखने का काम कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय द प्रिंस। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टेट भी थे बच्चों जिसको रूल कौन करता था, प्रिंस मतलब राजा रूल करता था, जिसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी। और अपन कह सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे बच्चों वो छोटे भी थे कुछ बड़े भी थे, और अपन कह सकते हैं इन प्रिंसली स्टेटों पर बच्चों जो आंतरिक मामले हैं, इन आंतरिक मामलों की देखरेख या आंतरिक मामलों का अधिकार तो किसके पास था, वहां के राजा के पास ही था। लेकिन फिर भी इन्होंने भी अपन कह सकते हैं ब्रिटिश सत्ता को अपना लिया था, ब्रिटिश सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब अब क्या होगा, इनके एक्सटर्नल मामले और ट्रेड वाले मुद्दे जितने भी हैं वो सब कौन देखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। याद रखना है बच्चों, जो प्रिंसली स्टेट थी बेटा, जो प्रिंसली स्टेट है, ये प्रिंसली स्टेट इंडिया के टोटल 1/3 एरिया, 1/3 लैंड एरिया, 1/3 लैंड एरिया को कवर करती थी। इतना याद रखना, इतनी ज्यादा थी ये। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें ब्रिटिश इंडिया एम्पायर एंड द 1/8 ऑफ फॉर इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। अपन कह सकते हैं बच्चों ब्रिटिश इंडिया का एम्पायर भी बच्चों इतना बड़ा था कि अगर अपन बात करें चार में से एक, जो भी चार में से एक भारतीय जो था बच्चों वो प्रिंसली रूल के अंतर्गत जो लैंड एरिया आते थे उनमें ही रहता था। इतना याद रखना है। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब भारत प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में बट गया था। प्रोविंस पर डायरेक्ट कंट्रोल था बच्चों किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जबकि प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, प्रिंसली स्टेट में जो इंटरनल अफेयर के मामले हैं वो कौन देखेगा, वहां का राजा देखेगा, लेकिन अभी भी एक्सटर्नल अफेयर और ट्रेड के मुद्दे कौन देखेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखेगी। और अपन कह सकते हैं प्रिंसली स्टेटों ने बच्चों उस टाइम पर अगर अपन देखें तो पूरे भारत के लैंड एरिया का 1/3 कवर कर रखा था। और अपन बात करें बच्चों तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इतना था उस टाइम पर कि प्रत्येक चार में से एक भारतीय कहाँ रहता था, प्रिंसली रूल के अंतर्गत रहता था। कंप्लीट है ये। ठीक है, तो प्रिंसली रूल के अंतर्गत रहता था, मतलब प्रिंसली स्टेट इतनी थी बच्चों कि हर चार में से एक भारतीय आपको प्रिंसली स्टेट से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन पर भी रूल तो किसका ही था बच्चों, ब्रिटिश एम्पायर का ही था। इतना आपको याद रखना है, इनडायरेक्टली प्रिंसली स्टेट्स पर, जबकि प्रोविंस पर तो डायरेक्टली कंट्रोल था। तो इसमें अपन ने प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस के बारे में देखा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के बारे में बताना है आपको, देन उसके बाद में थोड़ा सा और अपने को बताना है, देन फिर अपन टॉपिक पर बात करेंगे सारी की सारी। द प्रॉब्लम जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया। मतलब समस्या स्टार्ट जस्ट होती है बच्चों इंडिपेंडेंस के साथ ही। जैसे ही अपन कह सकते हैं आज़ादी मिलने से जस्ट पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने से जस्ट पहले जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई अब क्या होगा, इंडिया में हमारा रूल क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये था कि दैट ऑल दीज स्टेट एज मैनी एज 565 इन ऑल
वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। और जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया बच्चों कि अब इंडिया से हमारा रूल समाप्त होगा, इसका मतलब अब ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, कितने 565 बच्चों, ठीक है, जितने भी ये स्टेट हैं, याद रखना है, जितने भी ये स्टेट हैं बच्चों, वो भी कितने स्टेट हैं, 565 जो स्टेट थे छोटे और बड़े मिलाकर के बच्चों, अब ये क्या हो जाएंगे, चाहे प्रोविंस हो चाहे प्रिंसली स्टेट हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोविंस हो चाहे प्रिंसली स्टेट हो, अब ये सब क्या हो जाएंगे, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब हमारा शासन खत्म होता है, तो अपन कह सकते हैं लीगली रूप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, लीगली रूप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 565, इतना याद रखना है, ठीक है। अब समस्या क्या थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो ठीक है इंडिपेंडेंट होगा। समस्या ये है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश। समस्या ये थी कि भाई अगर अपन बात करें, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू, कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि भाई आजादी के जस्ट बाद में जो भी स्टेट आजाद हुए हैं उनके पास में 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बेटा, तो जो स्टेट आजाद हुए थे, आजाद अपन कह सकते हैं, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा साम्राज्य यहाँ से खत्म हो चुका है, हमारा एम्पायर यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है, अब भारत को आज़ादी देंगे। तो अब भारत को आज़ादी देंगे का मतलब क्या है कि जो स्टेट आज़ाद हुए हैं लीगली रूप में, उनके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन या तो वो इंडिया ज्वाइन कर लें, दूसरा ऑप्शन या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, तीसरा ऑप्शन अगर कोई इंडिया भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, पाकिस्तान भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, अच्छा जो इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं अपने लिए तो खुशी की बात है कि चलो ठीक है इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं, जो पाकिस्तान ज्वाइन करने वाले हैं हम उनको समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो ठीक है भाई तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं और अगर इंडिया में रह करके वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो समस्या हमारे लिए है। मान के चलो जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर अगर बच्चों इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, जम्मू कश्मीर को कोई भी ठोक टाक करके इंडिया में आ जाएगा, कुल मिला करके जम्मू कश्मीर में आने का मतलब इंडिया में आने का। फिर जम्मू कश्मीर से रास्ता अपन कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर से फिर वो बिहार आएगा भाई साहब, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट उसको मिल जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर इंडिया में रह करके इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ना रह करके इंडिया में आकर के मिल जाएं। और बहुत सारी रियासतें और अपन कह सकते हैं ऐसी थी प्रिंसली स्टेट बच्चों, जो उस टाइम पर ये कह रही थी कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे साथ तो समस्या बहुत सारी है, तो सुनना ध्यान से। द डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट। और बोला गया है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया ज्वाइन करेगी, पाकिस्तान ज्वाइन करेगी या इंडिपेंडेंट रहेगी, ये डिसीजन लोगों का नहीं था, ये डिसीजन किसका था, वहां के राजा का था, प्रिंसली रूलर्स का हुआ करता था, वहां के राजाओं को हुआ करता था। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और ये अपन कह सकते हैं गंभीर समस्या थी बच्चों उस टाइम पर। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया, कि अब हमारा यहाँ से मतलब अपन कह सकते हैं जैसे ही ब्रिटिश का यहाँ से अपन कह सकते हैं कि रूल समाप्त हुआ, शासन समाप्त हुआ, अब अपने पास छोटे और बड़े मिलाकर के टोटल स्टेट बचे थे 565, मतलब इतने हो गए थे। तो 565 स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, 565 के पास इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या बाकी के बच्चे हुए इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। हमको दिक्कत ये है कि इंडिया में रह करके अगर कोई इंडिपेंडेंट रहेगा तो छोटा सा एरिया, जम्मू कश्मीर कितना सा है, या कोई भी और स्टेट कितना से होता है स्टेट, ठीक है, तो कोई भी अपन कह सकते हैं उसको ठोक पीट करके उस पर कब्जा कर लेगा और दिक्कत हमारे लिए खड़ी हो जाएगी भाई। तो ये बड़ी एक सीरियस चैलेंज है बच्चों। अगला, द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, और समस्या जल्द ही क्या स्टार्ट हो गई थी बच्चों, ठीक है, तो समस्या यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अपन ने ये सारी चीजें क्या पढ़ी, अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी बच्चों की भाई प्रोसेस क्या थी पूरी। तो प्रोसेस हमने देखी कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, फिर हमने प्रिंसली स्टेट प्रोविंस के बारे में जाना, फिर हमने ये जाना कि भाई जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल समाप्त होता है तो प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है, तो ये जाना। अब समस्या स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ द त्रावणकोर announced that the state had decided on independence। भाई साहब त्रावणकोर के लीडर ने ये कहा कि हम तो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे भाई साहब, हम ना तो इंडिया में मिल रहे हैं ना हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं, हम तो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे त्रावणकोर, उस टाइम का जो त्रावणकोर है आज का कौन सा स्टेट है, या आज के कौन कौन से स्टेट हैं जो त्रावणकोर में आते थे उस टाइम पर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर देना, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि वैसे भी आजकल आप कमेंट कम ही कर रहे हो बच्चों, इसलिए कमेंट भी कर देना इस बहाने। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ द त्रावणकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन द इंडिपेंडेंस। भाई साहब त्रावणकोर ने डिसाइड किया कि हम तो आजाद रहेंगे। द निजाम ऑफ हैदराबाद, याद रखना है हैदराबाद के रूलर को निजाम बोलते हैं, एमसीक्यू में आ गया एक बार, ठीक है।
तो याद रखना है, हैदराबाद का जो रूलर था बच्चों, जो लीडर हुआ करता था वहाँ का निजाम, उसने भी ये कहा कि भाई साहब हम भी क्या रहेंगे, हम भी अब आज़ाद रहेंगे, हम भी अब इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगले ही दिन इसने ऐसा कह दिया। फिर भोपाल का नवाब आता है, भोपाल के लीडर को क्या बोलेंगे बेटा, नवाब बोलेंगे, याद रखना है। भोपाल का जो लीडर है उसे बोलेंगे नवाब, ठीक है। तो याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो भोपाल का नवाब आया भाई साहब, उसने भी ये कहा वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई साहब ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने से मना कर रहा है। तो भाई साहब हम भी क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी समस्याएं इनके साथ है। अब दिक्कत ये, अगर त्रावणकोर आजाद रहेगा, हैदराबाद आजाद रहेगा, भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करेगा, तो हमारे साथ तो दिक्कत ये कि इनको अगर आजाद छोड़ दिया तो कोई भी इन पर कब्जा कर लेगा, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इंडिया में घुस जाएगा इनके माध्यम से। और अगर वो इंडिया में आ गया तो समस्या तो हमारे लिए, बाकी के स्टेट तो पर मर जाएंगे बेचारे, उनके लिए तो दिक्कत आ गई। तो हम क्या करेंगे, कैसे ना कैसे करके त्रावणकोर को, हैदराबाद को और भोपाल को, इन सबको किस में शामिल करेंगे, इंडिया में शामिल करेंगे। दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज अ वेरी real possibility that the India would get further divided into a number of small countries। और अब ऐसा लग रहा है बच्चों, अगर इनकी बात मानी जाए या फिर ऐसा किया जाए तो इंडिया जो है वो छोटे छोटे देशों में बट जाएगा। और इंडिया अगर छोटे छोटे देशों में बट गया तो बच्चों फिर यूनाइटेड का मतलब ही क्या रहा, जैसे हम कहते हैं अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया, मतलब क्या रहा फिर इसका, ठीक है। तो छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो याद रखना, त्रावणकोर, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब, भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में हमने समस्याएं देखी। अब गवर्नमेंट अप्रोच क्या है, सरकार क्या कह रही है भाई साहब, सरकार क्या करेगी अब। तो देखो, गवर्नमेंट अप्रोच अगर अपन देखें बेटा प्रिंसली स्टेट में, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइज। अगर अपन बात करें बच्चों, अब सरकार ये कह रही है कि भाई साहब अगर इंडिया छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया तो फिर यूनाइटेड कैसे रहेगा। तो भारतीय सरकार क्या करेगी बच्चों, एक भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में से एक फेमस लीडर हमारे सामने आएंगे बच्चों, जो प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लास्ट में बताऊंगा इनके बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वॉज इंडिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है बच्चों, फर्स्ट इंडिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एंड द होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे बच्चों, याद रखना है। ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, अपन कह सकते हैं ही प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल एंड नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। इन्होंने बच्चों एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया और नेगोशिएट किया किसके साथ में बच्चों, प्रिंसली स्टेट के साथ में, और अधिकतर प्रिंसली स्टेट को किसमें मिला लिया बच्चों, इंडिया में शामिल कर लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखना है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर। चलो बच्चों, तो अपन कह सकते हैं भाई साहब उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट थी बच्चों, इंतरिम गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी, इंतरिम गवर्नमेंट थी। 1947 से लेकर के 1952 तक जो संभाला गया था पूरा मुद्दा, वो इंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा संभाला गया था, फर्स्ट इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक। चलिए, गवर्नमेंट अप्रोच में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इट मे टुक इजी नाउ, ऐसा अब आसान लगता है कि भाई प्रिंसली स्टेट को एक करना कितना ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगता, इतना आसान लगता है, बट ये आसान है नहीं, लगता इजी है कि भाई जो प्रिंसली स्टेट है, जैसे कि अपन ने पढ़ा त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, इन सबको एक करना कितना आसान काम है, बोलना ही तो है भाई, मानते नहीं है लोग भाग, ठीक है, बोलने से क्या ही होगा। हाँ, तो इनको एक करना आसान काम लग रहा है, पर ये आसान है नहीं, बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल प्रिसिएशन, अपन कह सकते हैं परस्यूशन, अपन कह सकते हैं बच्चों कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है भाई, ये क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं बच्चों, इसके लिए कोई बिल्कुल स्किलफुल व्यक्ति चाहिए, स्किलफुल सोच चाहिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सामने आते हैं फेमस लीडर बन करके। फॉर इंटेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट इन टूडेज उड़ीसा। अगर अपन बात करें बच्चों, अगर देखें अपन तो आज के उड़ीसा में जो 26 छोटे छोटे स्टेट देखने को मिलेंगे, उस टाइम के आपको सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट, अपन कह सकते हैं जो सौराष्ट्र रीजन था बच्चों, गुजरात जिसमें अपन कह सकते हैं आज का गुजरात, उसमें सौराष्ट्र रीजन भी आता था, मतलब सौराष्ट्र रीजन में आज का गुजरात आता था, उसमें 14 छोटे छोटे स्मॉल स्टेट देखने को मिले थे आपको उस टाइम पर। इसके अलावा 119 स्मॉल स्टेट एंड न्यूमेरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अपन कह सकते हैं आपको 119 छोटे छोटे स्टेट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरस एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सबको एक करने की बारी थी, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों 26 स्मॉल स्टेट इन टुडे उड़ीसा के, आज के उड़ीसा में उस टाइम के कितने स्टेट आते थे, 26 छोटे छोटे स्टेट आते थे आज के उड़ीसा में।
उस टाइम का जो सौराष्ट्र रीजन था बच्चों, जो कि आज का गुजरात वाला रीजन है, उसमें बच्चों 14 अपन कह सकते हैं बड़े स्टेट आते थे। इसके अलावा 119 स्टेट और आते थे बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन भी आते थे। अब इन सबको एक करना था भाई साहब। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशन। और गवर्नमेंट अप्रोच ने बच्चों 3 कंसिडरेशन बताए, 3 चीजें बताई। अब 3 चीजें क्या कहीं तो सुन लो। सबसे पहली देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा, फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सबसे पहले तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने, अगर अपन बात करें बच्चों, सबसे पहले तो अगर अपन बात करें बच्चों, जो इंडियन गवर्नमेंट है, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। कुछ तो ऐसे थे बच्चों जो क्लियरली चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। तो उनको तो पहले मिला लिया गवर्नमेंट ने कि ठीक है भाई, तुम तो चाहते ही हो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना, तो तुम तो आके मिल जाओ। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। और बोला गया है गवर्नमेंट ने भी अपने आप को थोड़ा तैयार किया कि ठीक है भाई, हम भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। अगर कोई स्टेट ऐसा है जो ये कहे कि नहीं भाई, मुझे तो इंडियन यूनियन में नहीं मिलना, मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल अफेयर के मामले उसको दे देंगे, हम थोड़े अधिकार ज़्यादा उसको दे देंगे, हम थोड़े पैसे उसको दे देंगे, कैसे ना कैसे करके हम मनाएंगे। कुल मिला करके हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, थोड़े फ्लेक्सिबल बनेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी किया। थर्डली इन द, अब थर्डली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of the territory। देखो बच्चों, सबसे बड़ी अगर अपन बात करें बच्चों, उस टाइम पर जो स्टेट वगैरह थे उनका डिमार्केशन भी करना है, उनकी बाउंड्री डिसाइड भी करनी है बच्चों। इसके अलावा द इंटीग्रेशन एंड consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बच्चों, टेरिटोरियल बाउंड्री भी बनानी थी उस टाइम पर, और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही थी नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, कि भाई जो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने 3 बातें कही। जो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं तुम तो पहले आकर के मिल जाओ। इसके अलावा अगर कोई इंडिया में मिलने से थोड़ी बहुत मना कर रहा है, तो हम थोड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी दिखाई भाई इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा अधिकार दे करके, थोड़ी बहुत पैसे दे करके, या अपन कह सकते हैं इंटरनल जितने भी अफेयर हैं वो भाई तू मैनेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाला मामला मैं देख लूंगा, ट्रेड वाला, एक्सटर्नल ट्रेड वाला मुद्दा मैं देख लूंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने इससे ऐसे कहा। इसके अलावा थर्डली इंडियन गवर्नमेंट की बात ये थी कि देखो भाई, बाउंड्री डिसाइड करनी है, डिमार्केशन करना है, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सब कुछ अपने को टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह बनानी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि पूरा देश अखंड रहे, पूरा देश एक रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ये थी, बिखरना नहीं चाहिए। कि जो हम बाउंड्रीज बनाएंगे, देश की एक बाउंड्री बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर राज्य की अलग अलग मुद्दा जा रहा है। राज्य की बाउंड्रीज होती हैं, हम ये नहीं कह रहे राज्य की बाउंड्री नहीं होंगी, पर राज्य अलग नहीं होगा भाई साहब। ऐसा नहीं होगा कि राज्य अपना ही संविधान चला रहा है, ठीक है। हाँ, अगर जैसे जम्मू कश्मीर को हमने बोला कि ठीक है भाई, तुम्हारी चीजें चला लो, तुम्हारा संविधान, तुम्हारा झंडा, वो सारी बातें पहले हो गई थी। पर 2019 में, 2019 में भाई साहब, जब से अपन कह सकते हैं धारा 300, चलो कमेंट में बता देना, अपन कह सकते हैं जैसे ही अपन कह सकते हैं 2019 आया, 2019 के बाद ही फिर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में अपन कह सकते हैं बच्चों अब इंडियन फ्लैग ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चलता है वहाँ पे। तो हमने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई थी स्टार्टिंग में कि ठीक है भाई तुम अलग हो जाओ, लेकिन हमने जब देखा कि भाई जब इनको फ्लेक्सिबिलिटी दे करके हमने जब इनके राइट ज़्यादा इनको दे दिए, तो भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो भी वही समस्याएं तो हैं। फिर हमने जाकर के क्या किया कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अधिकारों का उपयोग कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने, अपन कह सकते हैं कि भाई जो हमने आपको इंटरनल राइट्स दिए थे उनका यूज़ कर लिया है या मिसयूज़ कर लिया है, जो भी है, अब इंडिया में आके मिल जाओ चुपचाप। तो इंडिया में आके मिला लिए बच्चों। पर मुद्दा ये था कि भाई सबसे अगर अपन बात करें तो जो नेशन है, अपन कह सकते हैं जो राष्ट्र है बच्चों, वो राष्ट्र क्या होना चाहिए, एक रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। टेरिटोरियल बाउंड्रीज डिसाइड करनी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट का डिमार्केशन करना है, ये सुपरमेसी है बच्चों, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कंसोलिडेशन करना है बच्चों, ठीक है, कंसोलिडेशन करना है। इंटीग्रेशन पर ध्यान देना है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। गवर्नमेंट ने ये कहा तो बिखरो मत, एक हो जाओ। तो 3 बातें गवर्नमेंट ने इस टाइम पर की थी बच्चों। गवर्नमेंट अप्रोच में अगर अपन बात करते हैं बच्चों आगे, तो बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले अगर अपन बात करें, द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच मीन दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अपन कह सकते हैं बच्चों
15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर स्टेट तो ऐसे थे बच्चों जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था। इसका मतलब ये था बच्चों कि ये राजी हो गए थे कि ठीक है भाई, हम इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए तैयार हैं अधिकतर, ठीक है। बट एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इसके अलावा अपन कह सकते हैं मणिपुर। अगर अपन बात करें बच्चों जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, यहाँ पे तो समस्याएं बनी हुई थी भाई साहब। प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट, बाकी के जितने भी स्टेट थे बच्चों उनको इंडियन यूनियन में शामिल करना आसान था, लेकिन भाई साहब ये नहीं मान रहे, जूनागढ़ नहीं मान रहा, हैदराबाद नहीं मान रहा, कश्मीर नहीं मान रहा, मणिपुर नहीं मान रहा, ठीक है। तो इनको शामिल करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम था। इस चैप्टर में हम जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, बाकी दो के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर अपन बात करें बच्चों जूनागढ़ के बारे में, तो जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। अपन कह सकते हैं बच्चों जूनागढ़ में क्या हुआ कि जैसे ही प्लेबिसाइट आया बच्चों, तो प्लेबिसाइट जैसे ही आया बच्चों, तो अब लोगों ने क्या चाहा, लोगों ने चाहा कि हम किस में ज्वाइन हो जाएं, अब इंडिया में ज्वाइन हो जाएं, लोगों की इच्छा ये हो गई। तो अपन कह सकते हैं भाई जैसे ही जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कंफर्म्ड होता है बच्चों, फिर वहां के लोगों की इच्छा ये थी कि भाई साहब अब किस में मिल जाएंगे हम, तो अब हम मिल जाएंगे किस में, इंडिया में मिल जाएंगे। तो जूनागढ़ की तो बात ये थी, याद रखना है, ठीक है। प्लेबिसाइट आया था बच्चों वहां पे। अब हैदराबाद के बारे में यहाँ पर अपन देखने वाले हैं, मणिपुर के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, याद रखना है, ठीक है। हैदराबाद की अगर अपन बात करें, जूनागढ़ में याद रखना है बच्चों प्लेबिसाइट आया था, ठीक है। तो याद रखना है आफ्टर अ प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, जैसे ही जूनागढ़ में प्लेबिसाइट आया बच्चों, ठीक है, प्लेबिसाइट कंफर्म्ड हुआ, तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि अब किसको ज्वाइन करते हैं, इंडिया को ज्वाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों हैदराबाद की। द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। अगर अपन बात करें हैदराबाद एक ऐसा राज्य था बच्चों जो कि चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। सम अपार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अगर अपन बात करें बच्चों उस टाइम का जो हैदराबाद हुआ करता था बच्चों, उसमें आज के कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक तो महाराष्ट्र आता है बच्चों, आज का कर्नाटका आता है, आज का आंध्र प्रदेश आता है, याद रखना है उस टाइम के हैदराबाद में, उस टाइम के हैदराबाद में इतना याद रखना है। इट्स रूलर्स कैरिड द टाइटल निजाम, और हैदराबाद के रूलर को क्या टाइटल दिया जाता था बच्चों, निजाम टाइटल दिया जाता था, याद रखना है। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, और पूरी दुनिया में अपन कह सकते हैं बच्चों वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हुआ करता था कौन, निजाम, इसको ऐसा बोला जाता था और हुआ भी करता था ये। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, निजाम चाहता था कि भाई साहब हैदराबाद तो क्या रहेगा, आजाद रहेगा, इसकी अलग ही कहानी है भाई साहब, इसको अलग ही आजाद रहना है। ही entered into what was called the Stand-Still Agreement with India in November 1947, लेकिन अपन कह सकते हैं भाई नवंबर 1947 में ये इंडिया में आके मिल गया। कुल मिलाकर के नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर इसने साइन करने के लिए राजी हो गया था। फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, और अपन कह सकते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उसने नेगोशिएशन किया, और अपन कह सकते हैं 1947 में बच्चों इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दिए और इंडिया में मिलने के लिए राजी हो गया। इसकी एक कहानी है भाई, ये ऐसे तो राजी हुआ नहीं होगा, आप भी समझते हो इस बात को, तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी हैदराबाद में। अब तो क्या बात हुई थी जिसकी वजह से ये राजी हो गया था, तो सुनो ध्यान से। इन द मेन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम रूल गैदर्ड फोर्स। भाई साहब अपन कह सकते हैं कि भाई जब इसका शासन चलता था निजाम का हैदराबाद में, तो यहाँ की जनता इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी, ठीक है, इसके रूल के अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। द peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam oppressive rule and rose against him। भाई साहब इसकी जो ऑपरेसिव नीतियां थी बच्चों, उस ऑपरेसिव नीतियों को दबाने के लिए जनता खुद खड़ी हो गई कि भाई साहब अब नहीं सहा जाएगा, बहुत हो गया, अब ड्रामा नहीं चलेगा, अब तो ऐसा करो इंडिया में जाके मिल जाओ ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। और पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें बच्चों तो तेलंगाना में ये सारी चीजें देखने को, ठीक है। द peasantry in the Telangana region in particularly was the victim of Nizam oppressive rule and rose against him। यहाँ पे अपन कह सकते हैं जनता अब बच्चों बिल्कुल खड़ी हो गई है। जनता ने भाई साहब कह दिया कि देखो भाई हमको अब तुम्हारा शासन नहीं चाहिए, हमको इंडियन गवर्नमेंट में मिलना है, तो जनता इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। महिलाओं ने भी इसमें अपन कह सकते हैं योगदान दिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। वुमेन या वीमेन हु हैड सीन द ब्रस्ट ऑफ दिस ऑपरेशंस जॉइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर, और महिलाओं ने भी बच्चों अपन कह सकते हैं बड़ी संख्या में इस पूरे आंदोलन में भाग लिया। द कम्युनिटीज एंड द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस, याद रखना है, द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर
In the forefront of the movement, the Nizam responded by the unlistening unleashing a paramilitary force known as रजाकार्स। याद रखना है बच्चों। देखो, जैसे ही अपन कह सकते हैं बच्चों, यहाँ के लोगों ने जब निज़ाम से या निज़ाम की नीतियों को दबाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया, महिलाओं ने भी उसमें भाग लिया, तो निज़ाम ने भी क्या किया बच्चों, राजा ने भी क्या किया, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स इस जनता पर छोड़ दी कि ठीक है भाई, दबाओ इनको, मारो इनको, जो आंदोलन ये कर रहे हैं इन आंदोलनकारियों को मारो, ऑन द पीपल। तो लोगों पर इसने रजाकार्स को छोड़ दिया। रजाकार्स कौन थे? इसकी पैरामिलिट्री फोर्स थी। किसकी? हैदराबाद के राजा की। द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार्स न्यू नो बाउंड्स। कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं बच्चों कि जो अपन अपन कह सकते हैं कि जो क्या बोले उसको, जो होता है ना, एक दयावान नहीं होता, जो कुल मिलाकर के निर्दयता। हाँ, तो जो निर्दयता हुआ करती थी बच्चों, तो सब जानते थे कि रजाकार या पैरामिलिट्री फोर्स निजाम की बहुत निर्दयी है, मतलब वो लोगों को मारती है, लूटती है, पीटती है, घरों को जला देती है। ऐसी फोर्स थी बच्चों कौन? निजाम की रजाकार। तो सब इसके बारे में जानते थे कि भाई बहुत निर्दयी फोर्स है, बहुत निर्दयी सेना है। कौन निर्दयी सेना है? इस राजा की पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकार्स नाम दिया गया है। दे मर्डर्ड, इन्होंने लोगों को मारा। मैम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, इन्होंने लोगों को मारा, रेप किया, लूटा, ठीक है, दबाया, धमकाया, वो सारी बातें करी भाई साहब। किसने? रजाकार्स ने, ठीक है। एंड टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स, और इस रजाकार्स फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स निजाम की जो थी, उसका मुख्य टारगेट कौन सी कम्युनिटी हुआ करती थी? जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी बच्चों, वो हुआ करती थी। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं हिंदू, सिख, जैन वगैरह, ये सब जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी, इसका मुख्य टारगेट वही हुआ करते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन इन टैकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब क्या चल रहा है ये, आर्मी को ऑर्डर दिया कि भाई साहब इस सिचुएशन को टैकल करो, संभालो इसको, इस रजाकास मजाकास को हटाओ यहाँ से, इसको मिलाओ अपने अंडर में। इन सितंबर 1948, और याद रखना है बच्चों, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निजाम फोर्स। और याद रखना है बच्चों, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने निजाम की फोर्स को कंट्रोल कर लिया बच्चों, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, और अपन कह सकते हैं कुछ दिनों बाद, ऑफ इंटरमिटेंट फाइट, अपन कह सकते हैं कुछ दिनों बाद रुक रुक करके चलने वाली जो लड़ाई थी बच्चों, ठीक है, उसमें अपन कह सकते हैं निजाम ने क्या कर दिया बच्चों? सरेंडर कर दिया। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और अपन कह सकते हैं इसने ही बच्चों किसको लीड किया? अब हैदराबाद किस में आके मिल चुका है? इंडिया में आके मिल चुका है। ये पूरी कहानी थी। तो कहानी को समाप्त करें तो याद रखना है, जो राजा की ऑपरेसिव पॉलिसी या ऑपरेसिव रूल थे, उसके अगेंस्ट में जनता ने बच्चों विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो राजा ने, यहाँ के निजाम ने क्या किया? जनता पर अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकार्स कहा जाता है, उनको छोड़ दिया। ये रजाकार्स क्या करते थे? जनता को लूटते थे बच्चों। इसके अलावा अपन कह सकते हैं मारते थे। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई रेप वगैरह, वो सारी चीजें अपन कह सकते हैं रजाकार्स फोर्स किया करती थी। और इस रजाकार्स फोर्स का मुख्य टारगेट हुआ करता था नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई साहब कंट्रोल करो सिचुएशन को। तो आर्मी ने बच्चों सितंबर 1948 में कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को, और कह सकते हैं निजाम ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और इस प्रकार हैदराबाद किस में आके मिल गया बच्चों? इंडिया में आके मिल गया, इंडियन यूनियन में आके मिल गया। चलिए, इंडिया में तो था ही, मतलब भारतीय संघ में आके जुड़ गया। चलो, तो ये तो थी कहानी बच्चों हैदराबाद की। अब कहानी पढ़ लेते हैं मणिपुर की, ठीक है। सुनिए, मणिपुर। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, याद रखना है बच्चों, मणिपुर के महाराजा का नाम क्या है बच्चों? बोध चंद्र सिंह। तो याद रखना है, आजादी की अगर अपन बात करें, कुछ दिनों पहले ही जो मणिपुर का राजा हुआ करता था बोध चंद्र सिंह, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसने किस पर साइन कर दिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए, विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द assurance that the इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। भाई साहब, हमने क्या किया? अच्छा, मणिपुर का जो राजा है बच्चों, महाराजा बोध चंद्र सिंह, वो मान ही नहीं रहा, मतलब वो ये चाह ही नहीं रहा कि वो इंडिया में आकर के मिल जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देख भाई, ऐसा करते हैं, तू इंटरनल अफेयर के जितने भी मामले हैं मणिपुर के, वो तू संभाल लेना भाई, उनको तू देख लेना, ठीक है, पर तू इंडिया में आके मिल जा, ताकि हम तेरी सुरक्षा कर लें, तुझ पर कोई अटैक करे तो हम तुझे बचा लें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा। तो अपन कह सकते हैं जो इंटरनल अफेयर थे बच्चों, या इंटरनल जो ऑटोनॉमी थी बच्चों, इस इंटरनल ऑटोनॉमी पर तो किसका अधिकार था? वहां के राजा बोध चंद्र सिंह का ही अधिकार था। एक्सटर्नल चीजें हम देख रहे थे कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई इंडियन यूनियन का पार्ट तो बन गया था।
अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर जून 1948। और भाई साहब अपन कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर की वजह से या पब्लिक के प्रेशर की वजह से यहाँ का जो राजा है बच्चों, महाराजा है, महाराजा टाइटल दिया जा रहा है इसको, यहाँ का जो महाराजा है बच्चों उसने जून 1948 में इलेक्शन कंडक्ट करा लिए। पहला स्टेट बना बच्चों जहाँ पे जून 1948 में इलेक्शन कंडक्ट हुए। एंड द स्टेट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो मणिपुर है बच्चों वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया कि भाई महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह तो होगा ही सही पर एक संविधान भी होगा, तो क्या बन गया। और ऐसा देश बच्चों जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और महाराजा भी होता है, मतलब राजा बौद्ध चंद्र सिंह तो था ही, तो ऐसे देश को बच्चों या ऐसे राज्य को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया टू होल्ड ऑन इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और अपन कह सकते हैं इस तरीके से बच्चों मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य बना बच्चों जहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर पहले इलेक्शन हुए जून 1948 में, याद रखना है बच्चों। तो ऐसे करके अपन कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। और अपन कह सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर भी दबाव डाला कि भाई साहब अब तो जनता जाग गई है, अब तो जनता इलेक्शन करवा लिए, संविधान भी बना लिया, इंडिया में आकर के मिल जा, तो भाई साहब ये इंडिया में आके मिल गया। ये कहानी थी बच्चों मणिपुर की। ये किसकी कहानी थी बेटा, मणिपुर की। तो याद रखना है किसके बारे में, महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है पहला इलेक्शन यहाँ पे हुआ था जून 1948 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर। यह भी याद रखना है पहला राज्य बना ये ऐसा, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में इसने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर प्रेशर डाला तो ये एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और इंडिया में आकर के मिल जाता है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों अपना लास्ट टॉपिक। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में अपन ने क्या पढ़ा, हैदराबाद के बारे में पढ़ा बच्चों, जूनागढ़ के बारे में पढ़ा और मणिपुर के बारे में पढ़ा बच्चों अपन ने, ठीक है। इन सबको मिला लिया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखना है। लास्ट टॉपिक है बच्चों अपना, थोड़ा जल्दी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों मुझे ये सारी चीजें याद हैं, क्लास में भी मैं सेम ही पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई पहले से नोट्स मैंने ही बनाए हैं या तो नोट्स बनाते टाइम फिर से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अगर आपको लगे कि सर जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मुझे कोई डाउट हो आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। चैनल छोटा है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे चैनल पर फिर लाइव क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो लाइव क्लास जल्दी से जल्दी आए तो फिर आप क्या करें बच्चों, 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए भाई साहब, हम तो तैयार हैं बिल्कुल लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है। चलो खैर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। अब बोला गया है कि भाई साहब जो स्टेट है उनका रिकॉग्नाइजेशन भी करना है बच्चों, ठीक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। नाउ द चैलेंज वाज द ड्रॉ टू इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब चैलेंज एक और सामने आता है, अब चैलेंज खत्म नहीं हो रहे हैं। अब एक और चैलेंज सामने आता है कि भाई साहब स्टेट की इंटरनल बाउंड्रीज डिसाइड करनी है। क्या करनी है डिसाइड बेटा, स्टेट की इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करना है। एक चैलेंज सामने ये आया, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देखो बच्चों अगर अपन बात करें कॉलोनियल रूल के टाइम पर जो स्टेट की बाउंड्री डिसाइड की गई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से डिसाइड करी, याद रखना है। और सिंपली coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power। देखो बात करें बच्चों तो याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था मतलब कॉलोनियल टाइम था, तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से बाउंड्रीज को डिसाइड किया, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि कुछ जो बाउंड्रीज थी बच्चों वो प्रिंसली पावर के तौर पर डिसाइड की गई। अब हमको ये सही क्यों लगेगा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो अपने प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड कर ली, तो क्या तुम्हें लगता है हमारे नेशनल लीडर इस बात को मानेंगे? नहीं। हमारे नेशनल लीडर क्यों मानेंगे? वो तो यही कहेंगे ना भाई साहब कि भाई किसी और आधार पर बनाओ, राज्य की जब बाउंड्री डिसाइड कर ही रहे हो तो किसी और आधार पर बनाओ। तुमने तुम्हारे प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से तो क्या बना ली, राज्य बना लिए, मतलब राज्य की बाउंड्री डिसाइड कर दी, ठीक है। कुछ प्रिंसली पावर के हिसाब से डिसाइड हो गई, ये तो बात गलत है, तो अपन नहीं मानेंगे इस बात को। और नेशनल मूवमेंट लीडर्स नहीं लिखा, बाकी कोई बात नहीं बोल देता हूं मैं। और नेशनल मूवमेंट लीडर्स हैड रिजेक्टेड दीज डिविजन्स एज
आर्टिफिशियल्स। हमारे जो नेशनल लीडर हैं बच्चों, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो डिवीजन है वो तो आर्टिफिशियल है, हम क्यों माने भैया, आर्टिफिशियल है तो बनावटी डिवीजन है, ठीक है। एंड हैड प्रोमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। भाई आपको पता ही है कांग्रेस सेशन 1920, ठीक है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं भाई, बोला ये गया कि भाषा के आधार पर बनाओ ना भाई साहब, भाषा के आधार पर 1920 में बात हो रही थी, ये तो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, तो भाषा के आधार पर क्या बनाओ भाई साहब, राज्य बनाओ। ये किसने कहा, हमारे जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, तुम्हारे प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से राज्य की बाउंड्री डिसाइड मत करो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो क्या किया, उनकी खुद की प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से स्टेट की बाउंड्रीज को डिसाइड कर दिया। हमारे यहाँ के नेशनल मूवमेंट के लीडर बोल रहे हैं भाषा के आधार पर बना भाई साहब, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाओ, ठीक है। चलिए खैर सुनना, इसमें भी चैलेंज आएंगे बच्चों बहुत सारे अभी। तो देखो अगर बात करें बच्चों, थिंग चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जैसे ही बच्चों हम आजाद हो जाते हैं चीजें बदल जाती हैं, एंड पार्टीशन भी होता है बच्चों साथ में। अदर लीडर्स फेल्ट, हमारे लीडर्स को अब ऐसा लग रहा है दैट कार्विंग आउट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू बी डिसरप्शन एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अगर लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाए गए, अगर लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाए गए तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। अब इनको ऐसा लग रहा है, किनको ऐसा लग रहा है बेटा, अब हमारे लीडर्स को ऐसा लग रहा है बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि अगर लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाए गए तो डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा भाई साहब इंडिया का, इंडिया अलग अलग भागों में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई साहब बहुत लैंग्वेज है, 22 तो संविधान में भाषाएं रखी गई हैं, तो भाई साहब उस टाइम पर तो और भी थी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर अब राज्य बनाना हमारे लीडर्स को ठीक नहीं लग रहा है भाई साहब, क्योंकि हमारे पास पार्टीशन के भी क्या है एक्सपीरियंस थे भाई साहब। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट, और इसके अलावा इनको और ये भी लगता है दैट की दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड, और इसके अलावा इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी के इसकी वजह से लैंग्वेज के आधार पर अगर राज्य बनाए गए तो उसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी, जो देश ने पहले भी फेस करी थी और आगे भी फेस करेगा। इनको ऐसा भी लग रहा है, तो मतलब पहले इनको लग रहा था, पहले तो हमारे देखो पहले अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक, मतलब अपन कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस था, प्रशासनिक सुविधा थी अंग्रेजों की, उस आधार पर उन्होंने राज्यों की बाउंड्री डिसाइड करी। हमारे नेशनल लीडर्स ने कहा कि ना, हम भाषा के आधार पर बनाओ भाई साहब राज्य की बाउंड्रीज। फिर जैसे ही हम आजाद हुए, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन से हमको समझ में आया कि भाई साहब भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर इतनी समस्याएं हो गई, भाषा के आधार पर भी समस्याएं हो जाएंगी, सामाजिक आर्थिक समस्याएं पहले ही चल रही थी और भी हो जाएंगी ये तो हमने ये सारी बातें कही भाई साहब। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, सेंट्रल लीडर्स हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब ना, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, पोस्टपोन करो उस मुद्दे को, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगी तो क्या लोकल लीडर उसकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। लोकल लीडर तो यही कहेंगे कि नहीं, मान के चलो आज को ये कह रही है एरिया ऐसा है जहाँ पर तेलुगु बोली जा रही है, तो तेलुगु वाला तो यही कहेगा भाई साहब मुझे तो मेरी लैंग्वेज के हिसाब से अलग राज्य बना करके दो। और ऐसे अगर अलग अलग राज्य बनाने लगे फिर तो हो गया काम भाई साहब, फिर तो हो चुका काम। पर होगा ऐसा ही, क्या करें भाई साहब, सुनिए, पढ़ना ही है, पढ़ेंगे, करेंगे साहब, बनाएंगे, इनके लिए भी क्या करें, सुनो ध्यान से। अगर अपन बात करें बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अगर अपन बात करें बच्चों, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स, और बोला गया है एंड द पीपल, कि भाई साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि भाई भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने की बात चली जा रही है, इसको मुद्दे को क्या करो, पोस्टपोन करो। लेकिन भाई साहब लोकल लीडर्स ने क्या किया, इस पूरे मुद्दे को चैलेंज किया, यहाँ के लोगों ने भी, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने भी इस पूरे मुद्दे को चैलेंज किया। प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, और प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है बच्चों जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं ओल्ड मद्रास प्रोविंस में, वहां से, विच इंक्लूड प्रेजेंट डे, जिसमें आज का तमिलनाडु शामिल होता है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल होता है, ठीक है, केरला और कर्नाटका भी शामिल होता है बच्चों। यहाँ के लीडर्स ने कहा कि ना, भाषा के आधार पर ही बनेगा राज्य, बनेगा तो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया भाई साहब। एक मूवमेंट लेकर के आए बच्चों, जिसको विशाल आंध्र मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशाल आंध्र मूवमेंट बोलते हैं, एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्र वाज कॉल्ड, ठीक है। और ये ऐसा मूवमेंट था बच्चों जिसमें इन्होंने बात करी तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने कि हमारे लिए तो एक अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाओ तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, अलग ही बात चल रही है भाई इनकी। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस of which they were a part and be made into a separate Andhra province। भाई साहब मद्रास प्रोविंस अलग करो हमको, हमारे लिए तो एक अलग से तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए राज्य बनाओ, जिसका नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। यहीं का एक लीडर है बच्चों, पोट्टू श्री रामालू, अ कांग्रेस लीडर एंड अ
veteran Gandhian went on an indefinite fast that led to his death after 56 days। भाई साहब पोट्टी श्री रामालू बच्चों यहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं, वो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ, मतलब अपन कह सकते हैं कभी ना खत्म होने वाली भूख हड़ताल पर बैठ गए, और कभी ना खत्म होने वाली भूख हड़ताल पर जब वो बैठे तो 56 दिन बाद वो मर गए बच्चों। अब जब इनका लीडर मर गया बच्चों तो ऑब्वियसली बात है इनको में गुस्सा आएगा, इनको गुस्सा आएगा तो ऑब्वियसली बात है सड़कों पर उतरेंगे, मारेंगे, काटेंगे, बसों को जलाएंगे, वो सारी बातें करेंगे अभी। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट। आप 180 कर लेना क्वालिटी, अगर आप मतलब अपन 1080 1080 क्वालिटी कर लेना, अगर आपको सही से छोटी छोटी चीजें नहीं दिख रही हो तो, क्योंकि अभी भी अपन मोबाइल से शूट करते हैं सारी चीजें। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटब्रस्ट्स इन आंध्रा रीजन। अपन कह सकते हैं इसकी वजह से क्या निकला बच्चों, इसका रिजल्ट क्या निकला, आंध्रा रीजन में अशांति फैल गई। भाई साहब लोग सड़कों पर उतर आए, पीपल्स इन लार्ज नंबर्स टुक द स्ट्रीट, लोग सड़कों पर गलियों में उतर आए बच्चों। मैनी सड़कों पर, या अपन कह सकते हैं गलियों में या सड़कों पर एक ही बात है। मैनी वर इंजर्ड ऑन और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। और बोला गया है बहुत सारे लोग ऐसे थे बच्चों जो पुलिस फायरिंग में अपना जीवन गवा चुके थे। क्या करें भाई, मैनी बार ये तो हो गया। अगला, इन मद्रास में अगर अपन देखें बच्चों, सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। अपन कह सकते हैं बच्चों मद्रास में बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ऐसे थे बच्चों जिन्होंने अपनी सीट से रिजाइन दे दिया इस प्रोटेस्ट के चलते। इन्होंने भी ये कहा कि नहीं, हम मद्रास से बिलोंग करते हैं, मद्रास प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, अगर तेलुगु लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश नहीं बनाया जाएगा तो हम अपनी जॉब नहीं करेंगे। इन्होंने रिजाइन दे दिया। Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra state in December 1950। तो फाइनली हमारे जो उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा। बस अब क्या करें भाई साहब, बनाना पड़ा, क्योंकि पोट्टी श्री रामालू 56 दिन में मर गया भाई साहब, कभी ना खत्म होने वाली भूख हड़ताल पर बैठ गया। तेलुगु बोलने वालों ने अलग ही विशाल आंध्र मूवमेंट चला दिया, और इसी का लीडर था बच्चों, कांग्रेस का लीडर था यहीं का कौन, पोट्टी श्री रामालू। ये मर गया, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, मारने लगे लोगों को, पुलिस फायरिंग में बहुत सारे मर गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ठीक है यार बना दो, क्या ये, अब एक को बना दिया। अब देखो घर में जब एक को चीज आती है तो दूसरे की बात आती है, वो भी कहेगा ही कहेगा। अब एक राज्य तो बना दिया आंध्र प्रदेश, अब दूसरी बात भी आएगी, बाकी की और भी कहेंगे कि भाई साहब हमें भी चाहिए भाषा के आधार पर राज्य। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया कि देखो हम ऐसा करते हैं, कमीशन ही बना देते हैं पूरा, ठीक है। कमीशन चेक करेगी कि कहाँ पर कितनी लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसको कौन सा स्टेट बनाना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना चाहिए, वो सारी बातें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया देखो, दीज स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंट अ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन इन 1952। और बोला गया है जो स्ट्रगल था बच्चों, इस स्ट्रगल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि भाई साहब क्या करो, एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाओ। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बच्चों एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1953 में बना दिया। टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। और बोला गया है कि इसमें मुख्य क्वेश्चन ये देखा गया कि भाई साहब अब ये कमीशन क्या करेगी, ये स्टेट की रीबाउंड्री करेगी, मतलब स्टेट की बाउंड्रीज को दोबारा से डिसाइड करेगी भाषा के आधार पर बच्चों, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, वो सारी बातें ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर बच्चों एक एक्ट पास होता है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बोला जाता है बच्चों, जो कि 1956 में आया। कब आया बेटा, याद रखना है, 1956 में आया था, याद रखना है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जब भाषा के आधार पर दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि भाई साहब कमीशन बना दो डायरेक्ट, क्योंकि अब और भी लोग कह रहे हैं, और भी राज्य कह रहे हैं कि हम भी भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, हमको भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई साहब अपन कह सकते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1953 में बना दिया। क्या करें भाई, ठीक है। अब ये कमीशन क्या करेगा, भाषा के आधार पर राज्यों की रीबाउंड्री करेगा, मतलब बाउंड्रीज को डिसाइड करेगा दोबारा, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट पास किया जाता है जिसे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कहा जाता है, जो कि 1956 में पास होता है। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूटी। और बच्चों इसने लीड किया, इसने 14 राज्य बना दिए बच्चों, और अपन कह सकते हैं 6 यूनियन टेरिटरी बना दी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसने लीड किया बच्चों 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स विद केएस सर में, दिख रहा होगा वैसे आपको। तो कैसी लगी आज की क्लास, अभी खत्म नहीं हुई है भाई, अभी खत्म नहीं हुई है, चलिए अभी और बाकी है। तो ये बात हो गई बच्चों कौन सी, ये बात हो गई आंध्र प्रदेश की बात हो गई, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की बात हो गई,
इसके अलावा अपन कह सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात हो गई 1953 में आई बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई, ठीक है, लाना पड़ा, क्या करे भाई। इसके अलावा इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ बार बार, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई बच्चों 1953 में, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया बच्चों 1956 में, ठीक है, जो अब क्या करेगा, और इसने क्या किया बच्चों, 14 राज्य और 6 यूटीज का निर्माण या फॉर्मेशन कर दिया। इसने लीड किया था कि भाई साहब इसके चलते 14 स्टेट बन गए और 6 यूटीज बन गए थे बच्चों। ये आपका चैप्टर फाइनली बच्चों यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। 2 घंटे के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, सोचो आप, कितनी बढ़िया बात है। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिन भी सर से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है। जिस भी सिटी से आप पढ़ते हो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको रिवीजन करना है तो या तो आप क्लास में रिवीजन कर लो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो कोई टीचर, यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो कोई क्लास जो मात्र 2 घंटे में आपका अच्छे से फुल सिलेबस, फुल नोट्स, शानदार नोट्स के साथ में एक एक एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, ये सारी लाइन एनसीईआरटी की है, मैंने खुद उठाई है बच्चों, वहां से खुद हाईलाइट किया है मैंने इनको। तो अगर आप यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो बच्चों तो फिर आप हमको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या आप सीधा मुझे ही मैसेज कर सकते हो, मैसेज करने के लिए आप सीधा मेरा नंबर बता देता हूँ यहाँ पर 9521216077, आप सीधा मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज, ओनली कैन व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे आप मेरे से बोल सकते हो कि सर चैप्टर फर्स्ट 12th आर्ट्स नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट विद केस सर पब्लिक, नहीं भी मिलता है तो मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, ठीक है। अब अभी 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 और भी चीज़ें बतानी है भाई, और भी चीज़ें बतानी है जो कि आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है ये, आज का होमवर्क आपके लिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का होमवर्क आपके लिए ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, PDF में ही आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपकी बुक की ही है सारी चीज़ें, कहीं से कुछ अलग नहीं लिया गया है, ठीक है। तो पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों तो आपको पोट्टी सी रामालू जी के बारे में पढ़ना है बच्चों, पोट्टी सी रामालू जी के बारे में भी आपको पढ़ना है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको ये पूरा नोट पढ़ना है, ये पूरा नोट पढ़ना है, जिसमें आप देखोगे कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य कब बना बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, या अगर आप कहो तो मैं बता दूं, ये एक बार पढ़ लेना बच्चों, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ये और ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल of linguistic state did not mean however all the state immediately become linguistic state. There was an experiment of bilingual Bombay state consisting of Gujarati Marathi speaking people. After a popular agitation the state of Maharashtra and Gujarat was created in 1960. आप तो बस इतना सा याद रख लो कि जो बॉम्बे है बच्चों वो बाइलिंगुअल स्टेट था, इसमें 2 भाषाएं बोली जाती थी, शायद आपको सही से साफ दिख नहीं रहा होगा, या तो क्वालिटी एक्सटेंड कर लो, क्वालिटी बढ़ा लो, या फिर आप सुन लो, PDF जब आपको मिलेगी आप देख ही लोगे। तो बॉम्बे जो था बच्चों बाइलिंगुअल स्टेट था, जिसमें अपन कह सकते हैं बच्चों गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी और मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि लोगों ने बहुत ज्यादा एजिटेशन दिखाया बच्चों, और आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। 2 स्टेट बन गए बच्चों, महाराष्ट्र और गुजरात, कब बच्चों 1960 में, याद रखना है, ठीक है बेटा। इसके अलावा पंजाब ऑल्सो देयर वर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप, और पंजाब में भी बच्चों 2 प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, एक हिंदी बोली जा रही है, एक पंजाबी बोली जा रही है। द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट, और पंजाबी बोलने वाले लोग एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट इन 1956। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 years later in 1966 when the territories of today's हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द पंजाब स्टेट। अपन कह सकते हैं बच्चों 1956 याद रखना है, 1966 याद रखना है पंजाब के बारे में, फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज को इनसे अलग कर दिया, किनसे, पंजाब से, तो पंजाब से याद रखना है हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, इन दोनों की बाउंड्रीज को अलग कर दिया गया। अनादर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972। बाकी और आपको रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा जो कि 1972 में हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972, बोला गया बच्चों जो मेघालय था बच्चों वो असम से निकला, कब बना, 1972 में बना बच्चों। मणिपुर एंड त्रिपुरा भी बच्चों 1972 में, ठीक है, इमर्ज एज सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर, तो मणिपुर और त्रिपुरा भी बच्चों कब बना, 1972 में। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम केम इनटू बीइंग इन 1987
और बोला गया है बच्चों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बना बच्चों 1987। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963। और बोला गया है बच्चों नागालैंड जो था वो पहले ही राज्य बन गया था कब 1963 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चों, जैसे कि क्या क्या बताऊं मैं आपको, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा अपन कह सकते हैं उत्तरांचल वाला जो रीजन है बच्चों वो कब बन गया था 2000 में बन गया था, याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों देन उसके बाद में दीज इंक्लूड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, विदर्भा इन महाराष्ट्र वाला रीजन, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये अलग अलग टाइम पर ये स्टेट बने हैं। तो इनकी आप क्या करोगे बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप खुद। इनके करना क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, आपको या तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इनकी भी एक, ठीक है, शॉर्ट नोट, छोटे से शॉर्ट नोट्स हैं, 4-5 लाइनें तो लिखनी है आपको, कौन सा स्टेट कब बना। अधिकतर तो नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकतर 1972 में बन गए। अगर एक अपन बात करेंगे तो अपन देख लेंगे जो मिजोरम है बच्चों, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ये कब बने बच्चों 1987 में। नागालैंड पहले ही बन गया था 1963 में, तो अधिकतर तो 1963, 1972, ये सारी चीजें याद रख लेनी है। तो आपको क्या कर लेना है कि भाई साहब महाराष्ट्र गुजरात कब बना 1960 में बना। ठीक है, तो ये आपको स्टेटों के ईयर्स लिख लेने हैं कौन सा कब बना, जितना बुक में दे रखा है उतना बस, तो उसको एक बार पढ़ लेना। ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आज का चैप्टर फाइनली बच्चों खत्म हो चुका है, बिल्कुल शानदार से नोट्सों के साथ में, शानदार से रिवीजन क्लास के साथ में, और अपन कह सकते हैं फुल नॉलेज के साथ में। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। इसके अलावा जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, बने रहिए। मिलते हैं जल्दी ही चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का आने से पहले अब ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर के आएंगे, जिसका एक ही पार्ट आएगा। मतलब ज्योग्राफी का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 बाद में करते हैं, 2 स्टार्ट कर देंगे, पहले 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो 2 चैप्टर का एक ही पार्ट आएगा, 3rd चैप्टर का भी एक ही पार्ट आएगा, तो वो एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके 2 पार्ट आए थे बच्चों। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके भी 2 ही पार्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम से पहले आपके पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के शानदार नोट्सों के साथ पूरा रिवीजन कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपके नंबर भी शानदार आने वाले। अगर पीडीएफ चाहिए तो या तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों जल्दी। ओके।